छोटे से नाइट्रोजनस बेस में चेंज होने से अगर डीएनए में काफ़ी सारी गड़बड़ियां हैं तो आप हाल सोच नहीं सकते डॉटर सेल का क्या होने वाला है। अगर आप देखेंगे एक ह्यूमन सेल को तो अराउंड 23 घंटे का टाइम इंटरफेस कहा जाता है, सिर्फ तैयारी वाला फेज यानी प्रेपरेटरी फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देखो क्या हुआ यहाँ पर, सिर्फ डायग्राम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन डायग्राम को आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। सबसे खतरनाक चीज जो मियोसिस 1 में है, ये आपकी रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ क्रोमोसोम आपको सीधे सीधे आधे आधे बढ़ते हुए दिखाई, इतना लंबा है कि इसमें 5 अलग अलग सब फेजेस पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ला जरा पेन दे दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर इन द माइंड मैप सीरीज। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर को बहुत कम टाइम में विद द हेल्प ऑफ माय हैंड ड्रॉन माइंड मैप्स कंसोलिडेट करने वाले हैं। इस चैप्टर को जानने से पहले आपको इसके नाम के अंदर घुसना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन तो आपने काफी बार सुना हुआ है कि एक सेल जो है वो अपने साइज को बढ़ाता है, यानी सेल ग्रो करता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है एक सेल का, जिसे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी कहा जा सकता है, एंड देन आफ्टर वो अपने आप को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। लेकिन सेल डिवीजन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर काफी सारे इवेंट्स हैं। समझिए कि एक घर है जिसमें दो भाई रहते हैं। अब उन दोनों भाइयों को घर की सारी चीजों को इक्वली डिवाइड करना है। तो अगर उन्हें इक्वली सारे के सारे मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो हर चीज दो के मल्टीपल में होनी चाहिए। अगर एक सोफा है तो दूसरा भाई कहेगा कि भाई मुझे भी सोफा चाहिए, तो एक और सोफा लाया जाएगा और दोनों भाइयों को एक एक सोफा दे दिया जाएगा। अगर एक एसी है तो दूसरा भाई बोलेगा यार मुझे भी एसी चाहिए, तो एक और एसी बनाया जाएगा और उसके बाद दोनों भाइयों में इक्वली एसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसी हिसाब से अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा, आधे आधे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डॉटर सेल्स को दे दिए जाएंगे। अगर आपका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपका ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी रेप्लिकेट होगा, बिकॉज डीएनए कंटेन्स द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। अगर आपके पास डीएनए नहीं है या डीएनए में अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपके सर्वाइवल पर आंच आ सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं डीएनए में तो वो आपकी बॉडी में बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखा सकती हैं। जैसे अगर आप सिकल सेल एनीमिया डिजीज की बात करें तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन वहां पर हुई है, सिर्फ एक अमीनो एसिड में चेंज हुआ है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया है 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन के ऊपर इन हीमोग्लोबिन, लेकिन उससे आपकी बॉडी में कितना बड़ा इंपैक्ट आया है। आपके जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं जिनका नंबर करोड़ों में है, वो सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स अब बाय कनकेव डिस्क शेप ना होकर के सीकल शेप हो चुके हैं। तो जब एक छोटे से नाइट्रोजनस बेस में चेंज होने से इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है, तो अगर डीएनए में काफी सारी गड़बड़ियां हैं तो आप हाल सोच नहीं सकते डॉटर सेल का क्या होने वाला है। हो सकता है वो सर्वाइव ही ना कर पाए। तो दैट्स व्हाई हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है, हमें ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करना पड़ता है, हमें सेल को ग्रो करना पड़ता है, उसके बाद हमें सेल को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। ये जो सारे इवेंट्स है ना, ये सारे इवेंट्स मिला जुला कर क्या कहलाते हैं? सेल साइकिल कहलाते हैं। यानी एक सेल जब डिवाइड होकर दो सेल बना लेता है, इसके बीच में जितने भी इवेंट्स हुए इन सब को हम लोग क्या कह रहे हैं? सेल साइकिल कह रहे हैं। और ये सेल डिवीजन होता क्यों है? सेल को कैसे पता लगता है कि अब सही टाइम है डिवाइड करने का? हर सेल जो है अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करता है, यानी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये हमेशा होती रहती है, सेल थोड़ा बहुत ग्रो करता ही रहता है। अब जो न्यूक्लियस है एक सेल का, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को ही होल्ड कर सकता है, उस पे बेसिकली कमांड स्थापित कर सकता है। लेकिन जब एक सेल बहुत बड़ा हो जाता है तो आपके न्यूक्लियस की कमांड लूज होने लगती है, क्योंकि सेल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो अब न्यूक्लियस बहुत ज्यादा दूरी तक अपने कमांड को नहीं दे पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई द सेल नीड टू रिड्यूस इट्स साइटोप्लाज्म। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपके सेल को दो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। दिस इज बेसिकली द सेल डिवीजन। यानी जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ता है, जब न्यूक्लियस ज्यादा छोटा पड़ जाता है या जब साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, उस टाइम पर आपका सेल डिवीजन होता है। और बहुत प्यारे माइंड मैप्स में बनाकर लेकर आया हूं, सिर्फ 2 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको गौर से सुनिए और जो मैं बोर्ड पे मार्क करा रहा हूं इसको गौर से देखिए, मजा ही आ जाएगा। राइट? मैंने आपसे क्या कहा कि भाई सेल साइकिल क्या है? एक सेल में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनने तक, उन सबको हम सेल साइकिल कह रहे हैं। और ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं सारे के सारे प्रोसेसेस। ऐसा नहीं आपने पहले कुछ भी करा दिया बाद में कुछ भी करा दिया। देयर इज अ सीक्वेंस। जैसे आपके जीवन में एक सीक्वेंस है ना, पहले आप बच्चे थे, फिर आप अडल्ट बनेंगे, फिर आप बूढ़े होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे से बूढ़े बने उसके बाद दोबारा से जवान हो गए। दैट इज नॉट द केस। तो नेचर ने कुछ चीजों को एकदम सीक्वेंस में तैयार किया है और उसी हिसाब से चीजें आपकी होनी चाहिए। तो इसके पूरे सीक्वेंस को हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बहुत लाजमी सी बात है कि अलग अलग टाइम पर आपका सेल डिवीजन कंप्लीट हो रहा होगा। अगर मैं ह्यूमन के स्टैंडर्ड चीक सेल की बात करूं, हमारे गाल के सेल की अगर मैं बात करूं, तो अराउंड 24 घंटे में ये डिवाइड करता है। यानी एक चीक सेल को दो चीक सेल बनाने में 24 घंटे का टाइम लगता है। वहीं अगर हम सैकरोमाइसिस की बात करें, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फंजाई था, यूनिसेलुलर फंजाई था, उसको डिवाइड करने में 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का वक्त लगता है। एक बहुत छोटा बैक्टीरिया जैसे कि एस्टेरिशिया कोलाई, जिसे प्यार से ई कोलाई भी बोलते हैं, उसको डिवाइड करने में 20 मिनट का टाइम लगता है। यानी जितना सिंपल सेल होगा उतनी जल्दी वो डिवाइड कर पाएगा, उतने ही कम उसमें झमेले होंगे। जितना कॉम्प्लेक्स सेल होगा उतनी देरी से वो डिवाइड करेगा, उतने ज्यादा उसमें प्रोसेसेस और कॉम्प्लेक्स होते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है एक पूरी की पूरी सेल साइकिल में? भाई सबसे पहले आता है आपका रेस्ट फेज। लेकिन इसे रेस्टिंग फेज समझने की गलती मत करना। इसका सिर्फ नाम रेस्टिंग फेज या रेस्ट फेज है, लेकिन यहाँ पर सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, इसे इंटरफेज कहा जाता है। यहाँ सेल ज्यादा एक्टिव होता है क्योंकि डिवीजन से पहले के सारे प्रोसेसेस यही हो रहे हैं। यानी आपका जो एम फेज है या जो माइटोसिस फेज है, इसमें तो आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है दो टुकड़ों में और आपका सेल डिवाइड कर रहा है दो टुकड़ों में।
यानी न्यूक्लियस की डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस हो रही है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, एंड साइटो का मतलब होता है सेल, एंड आपका काइनेसिस का मतलब डिवीजन। यानी यहां पर तो न्यूक्लियस और सेल डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपकी उससे पहले की जितनी भी चीजें हैं जो मैंने आपको कहा कि डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डबल हो जाएगा, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का नंबर डबल हो जाएगा, ये जो ऑर्गेनेल्स की डुप्लीकेशन है, ये सारा का सारा काम, सेल की ग्रोथ, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस, सब कुछ क्या होता है आपका इंटरफेस में होता है। इसीलिए सेल डिवीजन का 95% से भी ज्यादा टाइम आपका कहां लगता है, इंटरफेस में लगता है, और सिर्फ 5% के आसपास का टाइम ही एम फेज में लगता है। अगर आप देखेंगे एक ह्यूमन सेल को तो अराउंड 23 घंटे का टाइम इंटरफेस कहा जाता है, सिर्फ तैयारी वाला फेज यानी प्रिपरेटरी फेज। और मेन जो डिवीजन है जिसमें ह्यूमन सेल आपका एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो इवेंट सिर्फ और सिर्फ आपका 1 घंटे का है, यानी 5% टाइम से भी कम वो आपका ले रहा होगा। तो यहाँ पर इंटरफेस काफी लॉन्ग होता है, एंड अल्टीमेटली इसे रेस्टिंग फेज से अच्छा होगा आप प्रिपरेटरी फेज कहें। इसमें क्या क्या काम होते हैं अगर आप इंटरफेस की बात करें तो इसमें भी 3 सब फेजेस होते हैं। पहला आपका जीवन जिसे गैप 1 फेज कहा जाता है, दूसरा एस नाम ही ऐसा है तो इसे सिंथेसिस फेज कहा जाता है, तीसरा है आपका G2 जिसे गैप 2 फेज कहा जाता है। अब देखिए भैया क्या हुआ, ये जो गैप 1 फेज है यहाँ पर ज्यादातर ऑर्गेनेल्स जो आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनेल्स हैं ये डुप्लीकेट करती हैं, और सेल ग्रो हमेशा करता रहता है। मैंने आपको बताया भाई साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हमेशा होता रहेगा, तो सेल ग्रो हमेशा करता रहता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ज्यादातर ऑर्गेनेल्स आपकी डुप्लीकेट कर रही होंगी। एस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपने अमाउंट को डबल करता है। अगर इनिशियली एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का अमाउंट 2C था, C मतलब कंटेंट, तो आपका ये 4C हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर एक सेल डिप्लॉयड है तो आपका डिप्लॉयड ही रहेगा, हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड ही रहेगा। प्लॉयडी लेवल में कोई चेंज नहीं आया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया, सिर्फ कंटेंट डबल हो गया है। यानी अगर आप एक क्रोमोसोम को बना करके देखें, इफ यू विल मेक अ क्रोमोसोम ओवर हियर जस्ट फॉर रेफरेंस, तो ये अगर एक क्रोमोसोम था तो इस क्रोमोसोम के अंदर ये पहले का डीएनए प्रेजेंट था, अब इसका अमाउंट डबल हो गया है, इसका अमाउंट डबल हो गया है पहले से, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर तो नहीं बढ़ा ना, ये तो उतना का उतना ही रहा है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज शोन ओवर हियर कि अमाउंट तो आपका 2C से 4C हो गया, लेकिन आपका प्लॉयडी में कोई चेंज नहीं आया, ये 2N का 2N ही रहा। और यहाँ पर एक और चीज होती है कि डीएनए रेप्लिकेशन के साथ होती है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। एक ऑर्गेनेल थी जो एनिमल सेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी फॉर द सेल डिवीजन प्रोसेस। ये आपका स्पिंडल फाइबर्स अटैच करेगी क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से और खींचेगी क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स पर। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल है जो अपोजिट पोल्स पर पाए जाते हैं, ये भी डुप्लीकेट होंगे एस फेज के अंदर ही। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट कर रहा है, एंड आपका न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल थे इनका भी नंबर डबल हो गया, क्योंकि अब इन्हें अपोजिट पोल्स पर जाना है, तो ये भी आपके क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है ना, फिर अपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट कर देंगे, एंड आपका धीरे धीरे ये अपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंच जाएंगे, एंड अपने एस्टर्स यानी स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे स्टार से आपकी चमक निकलती है, ऐसे इनसे कुछ फाइबर्स निकल रहे होंगे, ऐसा लगता है कि ये चमक रहे हैं, स्टार जैसी अपीयरेंस इनकी होती है, इन्हें एस्टर कहा जाता है। दोनों पोल्स पे आपके एस्टर बन जाएंगे, क्योंकि दोनों पोल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हुआ। G2 में सेल ग्रो करता है और कुछ प्रोटीन बनते हैं। भैया अब आपका डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, डीएनए को पैक करने के लिए क्या कुछ प्रोटीन्स चाहिए, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, क्रोमेटिन में हमने पढ़ा था, भाई बिल्कुल चाहिए। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो हैं वो आपके G2 में बनेंगे। तो ये सारे के सारे काम कहाँ हो रहे हैं, चाहे जीवन में ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हो, सेल की ग्रोथ हो, चाहे एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो, सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन हो, चाहे आपका G2 फेज में प्रोटीन्स बन रहे हो, सेल ग्रो कर रहा हो, ये सारे के सारे फेजेस कहाँ हैं, आपके इंटरफेज के अंदर है। करेक्ट। और कई बार कुछ सेल्स जो कि यूजुअली डिवाइड नहीं करते, जैसे हमारे हार्ट सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं करते, हमारे न्यूरॉन्स कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं करते, तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि इस जीवन फेज को एग्जिट कर जाते हैं। एग्जिट वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पीवाईक्यू बना हुआ है। तो ये क्या करते हैं, जीवन फेज को एग्जिट करते हैं और चले जाते हैं G0 फेज में, G0 फेज में, क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहा है सेल, इसलिए इसे जीरो बोल दिया। इसे क्वेसेंट स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पर सेल्स एक्टिव होते हैं पर डिवाइड नहीं कर रहे होते, यानी ये जो सेल हैं ये बाद में डिवीजन में दोबारा से एंटर कर सकते हैं। तो ये निकलेंगे भी आपके जीवन से, और अगर एंटर करेंगे दोबारा तो भी जीवन में ही एंटर करेंगे, है ना। तो अगर जीवन फेज में कोई सेल है उसको फिलहाल डिवाइड नहीं करना है, तो सेल को जीवन बोल देगा कि निकल जाओ मेरे जीवन से, और वापस आ जाएगा दोबारा से कहां, जीवन में। ठीक है, तो ये जीवन एस G2 एंड G0 जो है ये इंटरफेज में ही हो रहे हैं। अगर आप माइटोसिस देखें तो इट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसा सेल आपने स्टार्टिंग में लिया है डॉटर सेल्स भी एक्जैक्ट वैसी ही बनेंगी। अगर आपने डिप्लॉयड सेल लिया है स्टार्टिंग में तो दोनों जो सेल्स बनेंगे डॉटर सेल्स वो डिप्लॉयड ही होंगे। अगर आपने हैप्लॉयड सेल लिया है स्टार्टिंग में तो दोनों जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉयड ही होंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आपका नहीं देखने को मिलता, तो इक्वेशनल डिवीजन इसको कहा जाता है ना। और ये आपका यूजुअली कहाँ होता है, ये एनिमल्स में आपका डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होता है। जैसे हमारी बॉडी डिप्लॉयड है, तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हुई है, हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल जाइगोट की डिवीजन के बाद ही तो बना है। तो हमारे अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं ये एक्चुअल में स्टार्टिंग में तो एक डिप्लॉयड जाइगोट से ही डिवाइड होकर बने हैं ना। तो एक जो डिप्लॉयड सेल था इसने मल्टीप्लाई करके बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स बनाए। तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, जो रिपेयर होता है, ये सारी चीजें जो चल रही हैं दैट आर बिकॉज ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस। तो हमारे अंदर ग्रोथ, रिपेयर, ये सारी चीजें माइटोसिस प्रोसेस से होती हैं। तो इक्वेशनल डिवीजन होती है, जैसा पेरेंट सेल है सेम टू सेम वैसा ही डॉटर सेल बनेगा। क्योंकि लेट्स से मेरे पास 50 रुपए थे, मैं एक पेरेंट सेल हूं, मेरे पास 50 रुपए हैं। एस फेज जब आया तो मुझे अमाउंट डबल करने का मौका मिला, तो 50 रुपए से मैंने 100 रुपए बना लिए, बिल्कुल बना लिए। और अब जब मैं अपनी डॉटर सेल्स में ये 100 रुपए डिवाइड करूंगा तो कैसे डिवाइड करूंगा, 50 एक डॉटर सेल को दे दूंगा, 50 दूसरे डॉटर सेल को दे दूंगा। तो मेरे पास भी इनिशियली 50 ही रुपए थे, मैंने डबल किए 100 हो गए और आधे आधे बांट दिए, 50-50 चले गए डॉटर सेल में। तो मेरे पास भी इनिशियली 50 ही रुपए थे, डॉटर सेल्स के पास ही 50 रुपए हैं। एक बार मैंने डबल किया अमाउंट को, एक बार आधा आधा कर दिया, यानी आपका प्रोडक्ट सेम आया, जितना अमाउंट पेरेंट सेल पे था उतना ही अमाउंट डॉटर सेल पे आया। तो हमारे अंदर डिप्लॉयड सेल जो है ये माइटोसिस करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपका हनी बी जो है उसमें जो मेल्स होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, दे आर हैप्लॉयड।
क्योंकि हनी बीज में एक स्पेशल सिस्टम देखने को मिलता है जिसे हैप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं। फीमेल्स उसमें डिप्लॉइड होती हैं विद 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम और मेल उसमें हैप्लॉइड होता है विद ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेल जो है वो होता ही हैप्लॉइड है, तो उसकी पूरी बॉडी हैप्लॉइड सेल्स के डिवीजन से ही तो बनी होगी, तो वहां माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में हो रही है। और प्लांट में आप जानते हैं कि कुछ प्लांट जो है वो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल शो करते हैं, जैसे एल्गी, उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, तो सेल्स हैं ही हैप्लॉइड, तो वही माइटोसिस करेंगे, है ना। ब्रायोफाइट में भी ज्यादातर सेल्स आपके हैप्लॉइड होते हैं। और अगर आप हायर प्लांट्स को देखेंगे जैसे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये आपके ज्यादातर सेल्स डिप्लॉइड कैरी करते हैं, तो उनमें डिप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो सकती है। ठीक है, अब हमारी सेल की तैयारी पूरी हो चुकी है डिवीजन की, आपका ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो चुकी हैं, डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुका है, प्रोटीन्स बन चुके हैं। अब हमें न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपका एम फेज आ जाता है, जिसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहा जाता है। भाई मैंने आपको बताया दो भाइयों के बीच में बंटवारे की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर तो सारी चीजें आकर के इकट्ठी हो गई हैं। 2 सोफे चाहिए थे, 2 सोफे आ गए, 2 एसी चाहिए थे, 2 एसी आ गए। अब ड्रामा शुरू होता है, अब सच में चीजें बटना स्टार्ट हुई हैं। वो ड्रामा कहां शुरू होगा? एम फेज में। यहां पर जितना डीएनए बना है वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस भी आपका डिवाइड कर जाएगा कैरियोकाइनेसिस में, और सेल में जितनी चीजें थी ये भी आधी आधी बांट दी जाएंगी, यानी साइटोप्लाज्म भी आपका डिवाइड हो रहा होगा। तो ड्रामेटिक फेज इसको कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोज मेक अ टीम, या पीमैट से आप याद कर सकते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेजेस पाए जाते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। देखो क्या हुआ यहां पर, सिर्फ डायग्राम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन डायग्राम को आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। भाई ये जो इंटरफेस है, यहाँ पर क्या डीएनए खुला खुला पाया जाएगा क्रोमेटिन की फॉर्मेट में? लास्ट लेक्चर में समझा था। भाई इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा, डिवाइड कहाँ कर रहा है? एम फेज में आकर के। तो जब तक आपको कहीं जाना ही नहीं है, शादी ब्याह बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, आप कोट पैंट पहनकर क्यों बैठेंगे, तैयार क्यों होकर के बैठेंगे? अगर मुझे डिवाइड नहीं करना है, मैं तो भैया कच्चे बनियान में ही बैठूंगा ना घर पे। नॉर्मली जिस चीज में मैं कंफर्टेबल हूं वैसे बैठूंगा, खुला खुला मस्त पड़ा रहूंगा। सो इंटरफेस में जो डीएनए है खुला खुला पड़ा रहता है, क्रोमोसोम की फॉर्मेट में पैक्ड नहीं होता। लेकिन जब डिवीजन का वक्त आता है तो इसको अब तैयार होना है। सो इट इज स्टार्टिंग टू मेक क्रोमोसोम। ये स्टार्ट कर रहा है क्रोमोसोम बनाना, पैक होना स्टार्ट कर रहा है। तो इनिशियली झटपट ये पैक नहीं हो जाता। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोफेज है इसमें पैक होना स्टार्ट होता है, डीएनए खुला खुला पड़ा हुआ है, यहां पर ये क्या होता है? पैक होना थोड़ा सा स्टार्ट होता है, यानी डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट्स, क्रोमोसोम फॉर्मेशन स्टार्ट। खत्म नहीं होती। यहां मैंने क्रोमोसोम बनाया नहीं है जानबूझ के, यहां पर क्रोमोसोम बना नहीं है, बनेगा कब? यहां पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। क्रोमोसोम प्रॉपर्ली बनेगा कब? मेटाफेज में बनेगा। यहां पर क्रोमोसोम एकदम प्रॉपर आपको दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम की शेप में। यहां पर हमें क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई दे रहे हैं दोस्त। अभी तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन सिर्फ स्टार्ट हुई है, खत्म नहीं हुई है प्रोफेज में, मेटाफेज में जाकर खत्म होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल पर जाने स्टार्ट हो गए, पहुंचे नहीं है। अगेन वही बात है, यहां पर भी पहुंचे नहीं अपोजिट पोल पे। देखो इसका थोड़ा सा जाना रहता है। ये कहां पहुंचेंगे? अपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंचेंगे। कब? मेटाफेज। यानी चाहे आपके क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कंप्लीट होने की बात हो, चाहे आपके सेंट्रियोल्स के अपोजिट पोल पर पहुंचने की बात हो, दोनों चीजें कंप्लीट कहां होंगी? मेटाफेज में। स्टार्ट कहां होंगी? प्रोफेज में। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाई है ना। यहां पर ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मैंने थोड़े थोड़े छेद कर दिए हैं, यानी न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं? डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल का मेन काम क्या है? सेल का मेन काम है भाई डीएनए को अच्छे से रेप्लिकेट करके डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें तो बाद में हो जाएंगी। आपके ईआरजीसी किसके बने हुए हैं? प्रोटीन और लिपिड के। डिसइंटीग्रेट कर दोगे, बाद में लिपिड प्रोटीन को जोड़ करके दोबारा से मेम्ब्रेन बना सकते हो, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, राइट? इसलिए इनको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि ये दिखाई भी नहीं देती। अब यहाँ पर इस सेल के अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनवेलप के टुकड़े हैं, ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े हैं, पर आपको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा कोर फोकस क्या है? क्रोमोसोम्स। इसीलिए हमारा मेन फोकस क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो गया। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेंट्रल पार्ट है इसको कहा जाता है सेंट्रोमेयर, है ना। और इस सेंट्रोमेयर के ऊपर भैया क्या पाई जाती है? आपकी काइनेटोकोर, प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है। तो इन काइनेटोकोर्स पर आकर के क्या बाइंड कर जाएंगे? स्पिंडल फाइबर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है दोनों पोल से आकर के बाइंड कर चुके हैं इन क्रोमोसोम पे, और खींच तान करके क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर इनको इक्वेटर पे ले आएंगे, इनको इक्वेटोरियल प्लेन पे ले आएंगे, यानी एकदम सेल के सेंटर पे ले आएंगे। ठीक है, ये जो आपका स्पिंडल फाइबर था थोड़ा बड़ा हुआ, इसको सेंटर में ले जाने के लिए ये वाला थोड़ा छोटा हुआ, इसने खींच लिया भाई सेल के ऊपर। अगर आप यहाँ पर बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। ये वाला जो है इसको थोड़ा दूर भेजा गया, ये वाला जो है इसको थोड़ा पास खींचा गया सेंटर पे लाने के लिए, ये वाला इसको थोड़ा दूर भेजा गया, ये वाला इसको थोड़ा पास खींचा गया, एकदम सेंटर पे आ चुके हैं। ये क्या? क्रोमोसोम्स। इसे हम कहते हैं कि क्या बन गई? मेटाफेजिक प्लेट बन गई। मेटाफेज जब आता है तो क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं सारे के सारे, इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट बन गई। इसी से हमें पता लगता है कि मेटाफेज जो है आपका शुरू हो चुका है। तो यहां पर आपका न्यूक्लियर एनवेलप एकदम गायब, न्यूक्लियोलस एकदम गायब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम आपके अराउंड एक मिड प्लेन पे अलाइन हो चुके हैं, सेंट्रियोल आपके अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्रोमोसोम एकदम प्रॉपर प्योर दिखाई दे रहा है। तो ये क्रोमोसोम प्रॉपर प्योर दिखाई दे रहा है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी को आप स्टडी करते हैं मेटाफेज में। क्रोमोसोम कैसा दिखता है इसको आप स्टडी करते हैं मेटाफेज में, क्योंकि सबसे ज्यादा पैक्ड क्रोमोसोम यहीं पर है। एनाफेज में तो डिवाइड हो रहा है ना, दो अलग अलग हिस्सों में टूट जा रहा है। तो यहां पर आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा कि क्रोमोसोम कैसा दिखता है। सबसे कंपैक्ट जो है, वेल पैक्ड फॉर्म जो है, ये आपको मेटाफेज में दिखाई देती है। यहां आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मेटाफेज जो था इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है भैया? मेटाफेजिक प्लेट बन रही होगी, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर जा चुके होंगे, है ना। स्पिंडल फाइबर यहां पर अरेंज हो चुके हैं, जिनकी मदद से ही क्रोमोसोम्स को सेंट्रल लाइन पे लाया गया था। अब यहां पर ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या बना रहे होंगे? स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे दोनों पोल पे, जिन्हें क्या कहा जाता है? एस्टर्स। और ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है और इनसे अटैच जो स्पिंडल फाइबर है,
इन सारी चीजों को मिला करके दोनों अपोजिट पोल्स के सेंट्रियोल्स को या एस्टर्स को प्लस उन द्वारा छोड़े गए स्पिंडल फाइबर्स को मिला करके आप क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। एंड यहाँ पर एक खास चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि अब भैया ये आपके स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं, तो क्या यहाँ पर नीचे की साइड खींच रहे होंगे स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को, क्या नीचे की साइड खींच रहे होंगे, क्या ऊपर की साइड खींच रहे होंगे, क्या ऊपर की साइड खींच रहे होंगे अपने अपने पोल की तरफ, बिल्कुल खींच रहे होंगे, है ना, क्योंकि भाई अब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया है। तो दोनों तरफ से जो आपके सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल पर खींचने की कोशिश करेंगे इन क्रोमोसोम्स को, तो क्या ये क्रोमोसोम आधे आधे नहीं फट जाएंगे, बिल्कुल फट जाएंगे। ये जो एक साइड की चीजें हैं यहाँ पर, इनको आप क्या बोलते हो, ये जो एक साइड की चीजें हैं यहाँ पर, एक साइड की दोनों आर्म्स, इसको क्या बोलते हो, क्रोमेटिड। तो एक क्रोमेटिड आपके नीचे चली जाएगी, एक क्रोमेटिड आपके ऊपर चली जाएगी, एक क्रोमेटिड आपके नीचे चली जाएगी, एक क्रोमेटिड आपके ऊपर चली जाएगी, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमेटिड है इसकी दोनों आर्म्स यहाँ पर आ गई, है ना, और आपका स्पिंडल फाइबर यहाँ अटैच हो रहा है ना काइनेटोकोर पे, यहाँ अटैच हो रहा है, तो सबसे आगे कौन सा पार्ट रहेगा पोल की तरफ, आपका ये काइनेटोकोर ही तो रहेगा। भाई जहां पर स्पिंडल फाइबर लग रहा है वही पार्ट आप पहले खींचोगे ना। लेट्स से यहां पर मेरे पास एक क्लिकर है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द क्लिकर, मैंने यहां से स्पाइडरमैन की तरह अपना जाला छोड़ा और क्लिकर के ऊपर वाले पार्ट पे चिपका दिया, तो मैंने जाला छोड़ा और क्लिकर के ऊपर वाले पार्ट पे चिपका दिया। अब जब मैं इस क्लिकर को खींचूंगा अपनी तरफ, तो क्या जिस जगह जाला है वो पार्ट मेरी तरफ आएगा, यस, है ना, जिस जगह जाला है उस पार्ट से ही तो मैं खींच रहा हूं अपनी तरफ। तो यहां पर ये जो काइनेटोकोर है, ये जो सेंट्रोमेयर है, ये आपका पोल की तरफ जाएगा और आर्म्स आपके पीछे पीछे आ रही होंगी, आर्म्स आपके पीछे पीछे आ रही होंगी, ऐसा होता है। यानी यहां पर क्या हुआ, आराम से समझिए, यहां पर क्या हुआ, ये जो आपकी क्रोमेटिड्स थी ये आपकी सेपरेट हो गई, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और ये जो सेंट्रोमेयर था सेंटर पे, इसके भी तो दो टुकड़े हो गए ना आधे आधे, तो सेंट्रोमेयर भी स्प्लिट कर गया। तो एनाफेज में क्या होता है, आपका क्रोमेटिड सेपरेट एंड सेंट्रोमेयर स्प्लिट, जिससे आधे आधे क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में बांटे जा सके। अब ये अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे क्रोमोसोम और दोबारा से क्या हो जाएंगे, भाई शादी ब्याह खत्म हो चुका है, अब ये दोबारा से अपोजिट पोल पर पहुंच करके क्या कर लेंगे, अपना दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप कर लेंगे और खुले खुले प्रेजेंट हो जाएंगे, जैसे पहले प्रेजेंट थे इंटरफेस में, खुले खुले प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं बनाया, खुला खुला यहाँ पर मैंने क्या दिखा दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे था, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे था, ऐसा ही रहेगा। जब सेल को हम डिवाइड करेंगे दो टुकड़ों में, तो अगला जो सेल है डॉटर सेल, उसमें आपका डीएनए कंटेंट चला जाएगा जितना आपका पेरेंट सेल में था उतना ही, और ये सेंट्रियोल चला जाएगा जो अगले सेल डिवीजन में डुप्लीकेट कर लेगा, ये आपका दो इस प्रकार के सेंट्रोसोम्स बना लेगा, और दूसरे में भी आधा आपका जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा एंड आधा आपका क्या चला जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे वाला जो एस्टर था ये चला जाएगा। दिस इज बेसिकली योर कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियर डिवीजन। अभी सेल को दो भागों में नहीं तोड़ा है, तो सेल को तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल यानी साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो यहाँ पे आप सेल को तोड़ने की बात कर रहे हो, दो तरीके से ये हो सकता है काम। अगर आप एनिमल सेल की बात कर रहे हो तो एनिमल सेल में फरो बनती है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो है नहीं, सेल मेम्ब्रेन है सबसे आउटर लेयर, जो कि फ्लेक्सिबल होती है लिपिड की वजह से, तो फटाफट से वो सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की साइड आपकी ढकेली जाएगी, फरो बनेगी बाहर से अंदर की साइड। भाई ये अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो अंदर की साइड ये फरो बनाएगी ना, अंदर की साइड ये फरो बनाएगी, तो बाहर से अंदर की साइड फरो बन रही है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल, बाहर से अंदर की साइड। तो सेंट्रीपेटल यहां पर आपका फरो बनेगी और एनिमल सेल तो झटपट डिवाइड कर जाएगा। प्लांट सेल में एक दिक्कत है, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनानी पड़ती है या फ्रेगमोप्लास्ट बनाने पड़ते हैं, है ना। फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनते हैं मैंने आपको बताया था, ये जो सेल्स है इसमें आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस सब गायब हो जाते हैं प्रोफेज में, प्रोफेज के एंड में, और टीलोफेज में वापस आते हैं। तो ये जो प्रोफेज में थोड़े थोड़े टुकड़े बने थे ना ईआरजीसी के, है ना, ये यहाँ पर बचा लिए जाते हैं, ये सेंटर पे अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट के अंदर। समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर अगर एक प्लांट सेल है तो इस प्लांट सेल में लेट्स से आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या देखने को मिलेगी आपको, सेल वॉल देखने को मिलेगी, सेल वॉल देखने को मिलेगी। अब आपको पता है कि यहाँ पर अंदर की साइड क्या थे, अंदर की साइड आपके ईआर और जीसी थे, तो सबसे पहले सेंटर पे लगेंगे, यानी यहाँ पर आपकी ग्रोथ उल्टी हो रही है, सेंटर से बाहर की साइड फरो बन रही थी एनिमल सेल में, बाहर से अंदर की साइड या अंदर की से बाहर की साइड आपकी प्लेट बन रही होगी। धीरे धीरे ईआर जीसी एक दूसरे से अटैच होते चले जाएंगे, बहुत आराम से अटैच होते चले जाएंगे और बीच में एक लेयर बना लेंगे, क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है और आपका और ज्यादा मटेरियल ऐड हो सकता है सेल मेम्ब्रेन में। फटाफट ये सेल मेम्ब्रेन आकर के इस वॉल को, ये जो सेंटर पे आपकी मिडल लेमेला बनी है, इसको कवर कर लेगी एंड देन धीरे धीरे आपकी सेल वॉल जो है ये भी यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से ही सेल वॉल बनाने की चीजें ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं, राइट। अगर आपको सेल के बाहर कुछ भी भेजना है तो मेम्ब्रेन के थ्रू ही भेजोगे ना, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन आ चुकी है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। भाई जैसे ही आपको पता लगेगा और सेल वॉल बनानी है तो आप और ज्यादा सेल वॉल के कंटेंट को यहाँ पर भेजने की कोशिश करोगे, नई सेल वॉल भी बन जाएगी और ये एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया, राइट। तो यहाँ सेंटर से बाहर की साइड आपकी डेवलपमेंट होती है फ्रेगमोप्लास्ट की, तो इसे सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है, इसे सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है, सेंट्रीपिटल ना कह करके हम इसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में आपका जो न्यूक्लियस था इसके दो टुकड़े हुए, प्रोफेज एनाफेज, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, एंड उसके बाद आपका सच में सेल दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। एनिमल में ये तरकीब अलग है, जहां फरो बनता है, क्योंकि रिजिड सेल वॉल नहीं है एनिमल सेल के ऊपर, तो फरो बनता है बाहर से अंदर की साइड, तो इट इज सेंट्रीपिटल, और आपका फ्रेगमोप्लास्ट यानी सेल प्लेट बनती है अंदर से बाहर की साइड, यानी आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल। ऑलराइट, ये आपका माइटोसिस जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस क्या है, मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन है, यानी यहां पर क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डीएनए को डबल करने का मौका मिल रहा है सिर्फ एक बार, लेकिन आपको ये डीएनए डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 डॉटर सेल्स में। यहाँ माइटोसिस की तरह सिंपल इवेंट्स नहीं है कि एक सेल था उससे 2 सेल बन गए, यहाँ आपका मियोसिस 1 भी होता है, जहां पर आपका एक सेल से पहले 2 सेल बनेंगे, फिर वो दोनों के दोनों सेल मियोसिस 2 में एंटर करेंगे और आपके 2 सेल से 4 सेल्स बन रहे होंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए मेरे पास वही 50 रुपए थे,
अब मेरे पास 50 रुपए हैं तो मैंने इंटरफेज में क्या किया, इंटरफेज में सेम चीज आएंगी G1 SG2, तो मैंने एस फेज में क्या किया भैया, अपने 50 रुपए को 100 रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अगर मैंने 50 रुपए को 100 रुपए में कन्वर्ट कर लिया है, अब मुझे ये 100 रुपए 4 डॉटर सेल्स में बांटने हैं, तो क्या हर डॉटर सेल के हाथ में 25-25 रुपए आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। भाई एक बाप के लिए तो सारी बेटियां बराबर हैं, तो वो तो एकदम बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। लेकिन क्या पिताजी के पास पहले 50 रुपए थे जो उन्होंने 100 में कन्वर्ट किए? यस। क्या हर डॉटर सेल के हाथ में आज के दिन में 25 रुपए हैं? यस। यानी पिताजी से तो आधे हो गए ना, पेरेंट सेल से आधे हो गए, यानी यहां पर जो डॉटर सेल्स हैं इनमें आपका क्रोमोसोम का जो नंबर है ये हाफ हो जाता है। अगर डिप्लॉयड सेल में आप मियोसिस करा रहे हो तो हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे एट द एंड ऑफ द डे। और ये प्रोसेस कहां होता है? हम जब गैमीट्स बनाते हैं तब। हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स जो है वो सोमेटिक सेल्स जो है डिप्लॉयड है, और हमारा स्पर्म जब बनता है मेल्स के अंदर या ओवम जब बनता है फीमेल्स के अंदर तो वो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। यानी किस प्रोसेस से बने होंगे? आपके मियोसिस से। तो मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर काफी सारे चेंजेस भी आते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, वेरिएशंस भी आती हैं बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस। क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपको बताया इंटरफेस तो आपका कॉमन रहेगा। अब माइटोसिस में तो एक ही बार डिवीजन हो रही थी, यहाँ पे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है और सेम इवेंट्स होंगे, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले आप 2 डॉटर सेल्स बना रहे हो तो पहले उनमें न्यूक्लियस को डिवाइड करोगे, फिर साइटोप्लाज्म को काट दोगे तो 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, फिर उन 2 डॉटर सेल्स में न्यूक्लियस को डिवाइड करोगे, फिर साइटोप्लाज्म को काट दोगे, तब जाके 4 डॉटर सेल बनेंगे। यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस तो एकदम प्रोसेस है ही जो यहाँ पर भी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैरियोकाइनेसिस के इवेंट को हम लोग 1 या 2 नंबर लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इवेंट्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन अगर वो मियोसिस 1 के इवेंट्स हैं तो यहाँ लिखोगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। ओके, यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई है, इसको करेक्ट कर देते हैं। ये आपका मियोसिस 1 का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। करेक्ट है? सारी की सारी चीजें 1-1 दिखाई दे रही है, एकदम करेक्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको कैरियोकाइनेसिस में क्या देखने को मिलेगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। डिपेंडिंग अपॉन ये आपके किस पर्टिकुलर मियोसिस के इवेंट्स हैं उसी हिसाब से इनका नाम दे दिया जाएगा। सबसे खतरनाक चीज जो मियोसिस 1 में है ये आपकी रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ क्रोमोसोम आपको सीधे सीधे आधे आधे बढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे डॉटर सेल्स में। भाई आपके पास कितने क्रोमोसोम हैं? हम हमेशा बोलते हैं 23 पेयर। 23 पेयर क्यों बोलते हैं? भाई फादर साहब का जो स्पर्म है वो भी हैप्लॉइड है एंड मदर का जो ओवम है वो भी हैप्लॉइड है। यानी 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फीमेल गैमेट से आते हैं। तो मेल के पास भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, फीमेल के पास भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 की जोड़ी नहीं हो गई क्या? बिल्कुल हो गई। एक को हम बोलते हैं पैटर्नल, जो फादर साहब से आया, मदर से आया, उसे कहते हैं मैटरनल। यानी हमारे पास 2 क्रोमोसोम नंबर 1 है और क्योंकि सेम साइज के हैं क्रोमोसोम नंबर 1 ही है, सेम साइज के होंगे, सेम पोजीशन पर सेम जीन प्रेजेंट होगा, इसलिए इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। भाई जूतों की जोड़ी अगर आप बनाना चाह रहे हो तो क्या दोनों जूते सेम साइज के होने चाहिए? जाहिर सी बात है। ऐसा थोड़ी कि मम्मी की चप्पल और पापा के जूते की जोड़ी बना दोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। दोनों जूते सेम साइज के होने चाहिए। तो मदर का और फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 क्या होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर हो गया? क्रोमोसोम का एक पेयर हो गया? यस। मदर का और फादर का क्रोमोसोम नंबर 2 एक पेयर हो गया? यस। मदर का और फादर का क्रोमोसोम नंबर 7 पेयर हो गया? यस। 21 पेयर हो गया? यस। 22 पेयर हो गया? यस। बस एंड में आपका सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मदर के पास तो सिर्फ एक्स है, तो मदर तो एक्स ही क्रोमोसोम दे सकती है। फादर के पास एक्स और वाई दोनों ऑप्शंस हैं। तो ये जो जोड़ी है ये अनइक्वल हो सकती है। एक्स एक्स भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है फीमेल के अंदर, अगर एक फीमेल पैदा हो रही है तो एक्स वाई भी हो सकती है मेल के अंदर अगर मेल पैदा हो रहा है तो। यानी यहाँ पर अगर हम मान लें एक ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 2 क्रोमोसोम है, एक आपका मदर से आ रहा है, एक आपका फादर से आ रहा है, ये हमने माना, ठीक है। तो जहां पर ये है लेट्स से आपका फादर साहब का क्रोमोसोम 1, ये है मदर का क्रोमोसोम 1। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे मियोसिस होती है, कैसे नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सबसे खतरनाक चीज जो है मियोसिस 1 की जो मैं बता रहा था, रिडक्शनल डिवीजन है। यानी यहां पर आपका बेसिकली क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। एंड मियोसिस 2 जो है ये आपकी माइटोसिस जैसी है, इक्वेशनल डिवीजन। यानी अगर आपने माइटोसिस समझ लिया, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में समझ लिया है, तो मियोसिस 2 के साथ आप डन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटी सी स्टेज आती है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज नहीं है ये, इंटरफेज तो शुरू में आ रहा था ना, दिस इज इंटरकाइनेसिस। इंटर मतलब इन बिटवीन, काइनेसिस मतलब डिवीजन। यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 डिवीजन के बीच में ये गैप आ रहा है जहां पर डीएनए दोबारा खुलता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर जब डिवीजन कंप्लीट हुई डीएनए वापस से खुल गया, डीएनए वापस से मत हो गया, लूज हो गया। इसने बेसिकली अपने क्रोमोसोम जो कि पैक्ड फॉर्म है उसको लूज कर दिया है। ही हैज लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, खुल गया है आपका डीएनए यहां पर। लेकिन क्या मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में ऐसा काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई यहाँ पे आपको एक ही शादी अटेंड करनी है। आप घर में कच्चा बनियान में बैठे हुए थे, आपने शादी अटेंड करी है ना, तो घर आकर आप दोबारा से अपनी शाही पोशाक में बैठ गए, कोट पैंट आपने उतार दिए, दोबारा से आप घर में निक्कर में बैठ गए हो, क्योंकि आपको कोई और इवेंट अटेंड नहीं करना है। यहाँ पर आपके पास 2 कॉन्सेक्यूटिव इवेंट्स हैं। पहले मम्मी ने बोला कि भैया एक शादी है उसमें जाना है, और बाद में मम्मी ने बोला कि शादी से आ गए हो, बहुत जल्दी आ गए हो, पड़ोस में एक बच्चे का बर्थडे है, फटाफट से केक पर अपना हाथ जमा कर आ जाओ और उस बच्चे को गिफ्ट भी दे देना। तो क्या आप दोबारा से कोट पैंट उतारोगे और दोबारा से पहनोगे? नहीं, इट डू नॉट मेक एनी सेंस। आप ऑलरेडी शादी से आए हो, कोट पैंट पहने हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा एक आधी बार मुंह हाथ आप धो लोगे, लेकिन अपनी पोशाक को नहीं उतारोगे। यानी डीएनए यहाँ पर पूरा डिकंडेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिकंडेंस हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज भाई यहाँ पर भी कार्योकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज होगा, दोबारा से पैकिंग करनी पड़ेगी। प्रोफेज में क्या होता है? डीएनए की कंडेंसेशन होती है, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होता है, दोबारा से पैक करना पड़ेगा। जब आपको पता ही है कि दोबारा पैक करना है, जब आपको पता ही है कि दोबारा कोट पैंट पहनने हैं 10 मिनट बाद, तो उतारो ही मत ना।
तो ये जो इंटरकाइनेसिस है ये आपका बीच का थोड़ा सा एक फेज है जहां पर सांस लेने की मोहलत दी जाती है सेल को। यहाँ भाई आप मियोसिस 1 करके आए हो, थोड़ा रुको 10 मिनट बैठो, फिर दोबारा से मियोसिस 2 करनी है, तो यहाँ पे डीएनए पूरा डिकंडेंस नहीं होता। मियोसिस 1 में एक नई चीज देखने को मिलती है कि इसका जो प्रोफेज है ना भैया ये बहुत लंबा है। इसका जो प्रोफेज है ये बहुत ही ज्यादा लंबा है। ये इतना लंबा है कि इसमें 5 अलग अलग सब फेजेस पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं ला जरा पेन दे दे। ला जरा पेन दे दे मतलब लेप्टोटीन, ला मतलब लेप्टोटीन, जरा जाइगोटीन, पेन दैट इज पकाइटीन, दे दे। तो इन दोनों को कैसे याद करें? पहले देखो टीन 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 टीन, तो डिप्लोटीन साथ रख दो, और सबसे अलग जो नाम है डायकाइनेसिस इसको अलग रख दो। ला जरा पेन दे दे यानी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। छोटा सा डांस दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई मदर से एक क्रोमोसोम आता है, फादर से एक क्रोमोसोम आता है, इस केस के अंदर हमें पता है पहले ये आपके प्रॉपर्ली पैक्ड नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट इंटरफेज आपकी खत्म हुई है। कैरियोकाइनेसिस का तो पहला ही फेज है ना लेप्टोटीन, तो नाम क्या है? लेप्टो मतलब लिप्टो। तो ये जो डीएनए है जो रेप्लिकेट हुआ है लिपटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, लिपटना स्टार्ट हो जाएगा, लिप्टो लेप्टोटीन। फिर जाइगो, जेड जो है एक मिरर इमेज है एस की, अगर आप गौर से देखें तो इससे आप याद कर सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, जाइगोटीन में सिनेप्सिस यानी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब ये जो फादर साहब का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये जो मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 है, पास पास आ जाएंगे और इनके बीच में प्रोटीन जो है लगा हुआ होता है। ये पूरे क्रोमोसोम आपस में अटैच हो जाएंगे। ये देखो ये जो पूरा क्रोमोसोम है इसके बीच में मैंने प्रोटीन लगा रखा है। बहुत तगड़ी एसोसिएशन यहां पर बन जाती है, इसे कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना। अब होता है पकाइटिन, पकाइटिन में ही सिर्फ सी अल्फाबेट आ रहा है, ऊपर से नीचे नजर घुमाओ, सिर्फ पकाइटिन में सी अल्फाबेट आ रहा है, यानी क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपके क्रोमोसोम पास पास आए थे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना बैठे थे, ये क्रॉस ओवर कर जाएंगे। नीचे अभी भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, टूटा नहीं है, ये क्रॉस ओवर कर जाएंगे। तो इस क्रोमोसोम की एक छोटी सी आर्म का पार्ट यहां आ जाएगा, और इस क्रोमोसोम की इस छोटी सी आर्म का पार्ट एक यहां आ जाएगा, जहां से इन्होंने ये अटैचमेंट दिखा रखी है। यहां पर इनकी आर्म्स क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर इनकी आर्म्स एक्सचेंज हो जाएंगी। तो ये रिकॉम्बिनेशन के दौरान क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जहां पर मेरे हाथ क्रॉस हो रहे हैं इसको क्रॉसिंग ओवर की साइट बोला जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोला जाता है। यहां पे आपके दो क्रोमोसोम के पार्ट्स रिकंबाइन करेंगे। अगला क्या हुआ, डिप्लोटीन। अब भैया यहां पर आपने क्रॉसिंग ओवर कर रखी थी, डिप्लोटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट एज इट इज प्रेजेंट है, नीचे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया। यानी यहां पर भी मैंने कॉम्प्लेक्स बना रखा था, गौर से देखो, यहां पर क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स टूट गया, यहां पर तो नहीं बना रखा, सिर्फ ये एक्स शेप स्ट्रक्चर आपका बचा हुआ है। यहां पर जहां पर आर्म्स क्रॉस हुई थी, नीचे का कॉम्प्लेक्स टूट चुका है, इसे क्या कहते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, यानी डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं। और आगे क्या होगा आपका, ये दोनों जो आपकी आर्म्स है क्रोमोसोम की, ये भी अलग हो जाएंगी। यानी सबसे पहले क्या फेज आया, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में डीएनए लिपटना स्टार्ट हो गया, लिपटना स्टार्ट हो गया यानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई है, तो आपका लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखने लग जाएगा। अब आया जाइगोटीन, जिसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिनेप्सिस होगी। तो ये एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, ये एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, आपका प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स आ गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर बन गया। दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे, यानी सेम साइज के क्रोमोसोम जो थे, साथ साथ आकर अटैच हो गए। अगला है पकाइटिन, जिसमें सी आ रहा है, यानी यहां पर हो रहा होगा आपका C4 क्रॉसओवर या फिर आपका रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पर इस जगह पर आपकी रिकॉम्बिनेशन हो रही है, या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएंगे। ठीक है, और यहां पर टेट्राड या बाइवेलेंट क्लियरली दिखने लग जाता है। बाइवेलेंट क्या है, ये पूरा क्रोमोसोम, ये पूरा क्रोमोसोम साथ में जुड़ चुके हैं। तो एक पूरा क्रोमोसोम बाय कह देंगे इसको, बाय है ना, बाइवेलेंट मतलब दो क्रोमोसोम साथ में जुड़ चुके हैं। और क्रोमेटिड कितनी हुई, ये इस क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, 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 क्रोमेटिड टोटल 4 हो गई, तो टेट्राड कह देंगे। तो बाइवेलेंट और टेट्राड बन तो यहीं पे गया था, पर जब इन्होंने क्रॉसिंग करी तो अच्छे तरीके से दिखने लग जाता है, क्लियरली दिखने लग जाता है, कहां, आपके पकाइटिन में। फिर देखो भैया इनके बीच में ये जो आपका कॉम्प्लेक्स था, बस ये कॉम्प्लेक्स टूट गया। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये एज इट इज बना हुआ है, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स आपका टूट गया है बीच में से, यानी आपका कियास्माटा बचा रहा, एक्स शेप स्ट्रक्चर बचा रहा, आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया। और बाद में आपका ये एक्स शेप स्ट्रक्चर भी खुल गया, तो यहां पर ये जो हरे कलर का क्रोमोसोम था, इस पे ये वाला नीला पार्ट आ गया, और ये जो नीले वाला क्रोमोसोम था, इस पे यहां का आपका हरा वाला पार्ट आ गया, यानी क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहां पर आप अगर सेल को देखेंगे तो मैंने क्रोमोसोम ऐसे बना रखे ना, तो यहां पर मानिए एक आपका एस्टर है, यहां पे एक एस्टर है अपोजिट पोल पर, तो यहां पर आपकी दो मेटाफेजिक प्लेट बनी हुई है। ये सेंटर है एक सेल का, अगर मैं ऐसे सेल को देख रहा हूं, ये ऊपर वाला पोल है, नीचे वाला पोल है, तो यहां पर दो मेटाफेजिक प्लेट बन गई है ना, तो इनमें चीरफाड़ नहीं होगी, दो मेटाफेजिक प्लेट आपकी बन रही है मेटाफेज पे। तो एनाफेज में क्या होता है आपका, ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, यहां आपका स्पिंडल फाइबर आएगा, इस पूरे क्रोमोसोम को इस साइड खींच लेगा, यहां आपका स्पिंडल फाइबर लगेगा, इस पूरे क्रोमोसोम को इस साइड खींच लेगा, यानी क्या हुआ, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, मियोसिस 1 में। ठीक है, अब ये अपोजिट पोल पर चले जाएंगे और वही होगा जो टीलोफेज में होता है। भाई प्रोफेज के एंड तक वही काम होगा, आपका न्यूक्लियर एनवेलप गायब जो माइटोसिस में हुआ था, न्यूक्लियोलस गायब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब, गोल्गी कॉम्प्लेक्स गायब, टीलोफेज में वापस आ जाएंगे, पर यहां पर डीकंडेंसेशन नहीं होगी। क्रोमोसोम पैक्ड के पैक्ड ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें इंटरकाइनेसिस के बाद दोबारा से मियोसिस 2 में भी तो घुसना है, तो इसीलिए वो मियोसिस 2 में घुस जाएंगे। और मियोसिस 2 में सारी की सारी चीजें वैसी होंगी जैसी आपकी माइटोसिस में हुई थी। इस एक क्रोमोसोम को गौर से देखो, ये गया है डॉटर सेल के अंदर, ये गया है डॉटर सेल के अंदर, और इसकी पैकिंग ऐसी की ऐसी है ना। तो मेटाफेज में क्या ये क्रोमोसोम ऐसा दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, इसको सेंटर पे लेकर आ जाएंगे हम लोग, बिल्कुल लेकर के आ जाएंगे। फिर एनाफेज में क्या होगा, भाई एक ही क्रोमोसोम है तो इसका आधा आधा पार्ट करेंगे, यानी यहां पर माइटोसिस जैसे इवेंट होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगी, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, और अब भैया मियोसिस 2 भी खत्म हो चुकी है, यानी अब बर्थडे पार्टी भी खत्म, शादी भी खत्म, तो अब अपोजिट पोल्स पर जाकर के अब ये क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगा, खुला खुला हो जाएगा, दोनों इसने अपने इवेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और फिर सेल हो जाएंगे डिवाइड। यानी पहली बार आपका कैरियोकाइनेसिस हुआ, यानी न्यूक्लियस जो है इसमें आपने डिवीजन कर दिया और फिर सेल को डिवाइड कर दिया।
तो 2 डॉटर सेल्स बन गए आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, यानी रिडक्शनल डिवीजन हो गया। और फिर आपने इन 2 डॉटर सेल में दोबारा से न्यूक्लियस को डिवाइड किया, दोबारा से सेल को डिवाइड किया, तो आपका दोबारा से क्या हुआ, डिवीजन हो गया। मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो गई, विच इज जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी इक्वेशनल डिवीजन ये है। तो स्टार्टिंग से देखिए मियोसिस में क्या हुआ। मियोसिस में सबसे पहले क्या होगा, इंटरफेज, यानी आपका G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये तो कांस्टेंट है। उसके बाद क्या आएगा भाई, आपको सेल को अगर डिवाइड करना है तो पहले मियोसिस 1 में क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड करना पड़ेगा। कैरियोकाइनेसिस में भी सबसे पहले क्या आता है, प्रोफेज। तो प्रोफेज 1 बोल देंगे इसको, मियोसिस का इवेंट है। तो प्रोफेज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा होता है। इनफैक्ट अगर आप देखें, ये जो डिप्लोटीन है, ये तो आपका कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर, कई सालों तक एज इट इज पड़ी रह सकती है। अगर एक गर्भवती महिला है और उसके अंदर एक बच्ची है ना, बेबी गर्ल है, तो क्या होगा वहां पर, उस बेबी गर्ल में आपका ओवम डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। पर डिप्लोटीन पे आकर के वो जो डेवलपमेंट है वो हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है। जब फीमेल बर्थ ले लेती है, प्यूबर्टी तक 13-14 साल तक बड़ी हो जाती है, तब वो डिप्लोटीन जाकर के दोबारा से कंटिन्यू करता है डिवीजन को, तब जाके आगे के मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होते हैं। तो डिप्लोटीन जो है तो कई सालों तक भी टिक सकता है काफी सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, उसके बाद मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1। कैरियोकाइनेसिस खत्म, अब सेल को डिवाइड कर दो, यानी मियोसिस 1 की साइटोकाइनेसिस। 2 डॉटर सेल बन गई, अब उनके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, और फिर दोबारा से साइटोकाइनेसिस हो जाएगी मियोसिस 2 की। दीज आर द इवेंट्स ऑफ मियोसिस। अगर आप देखेंगे तो कम से कम टाइम में आपको अगर सारे पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, देन दीज 2 माइंड मैप्स आर फॉर यू। इनमें कंसेप्चुअली एक भी पॉइंट नहीं छूटा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको ना बताई हो चैप्टर से। बिकॉज इट्स अ रिवीजन लेक्चर, इट नीड टू बी रियली एफिकेट। पेपर से पहले आप 5-5 घंटे के सेशंस नहीं देख सकते, पर अगर आप इन सेशंस को पेपर के एक हफ्ते पहले भी देखना स्टार्ट करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट, एक बहुत अच्छा रिवीजन मिलेगा विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन द लीस्ट रिटन फॉर्मेट। क्योंकि बहुत प्यारे तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी डायग्राम्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। आप इस चार्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार रिव्यू जरूर करें खुद से, एक बार देखें कि भाई इसके अंदर क्या क्या और चीजें छुपी हुई है, एंड आपको काफी सारी चीजें मिल रही होंगी। आई होप ये कंपैक्ट सा माइंड मैप आपको पसंद आया होगा, एंड जो लेवल ऑफ कंटेंट है ये आपको बहुत एक्साइट कर रहा होगा। इन कमिंग सेशंस हम लोग बाकी जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं